सन 1903 हवाई जहाज के इन्वेंशन ने बदल दिया दुनिया के आने जाने का तरीका। 2022 वेदांतो लॉन्चेस AI लाइव और ये बदलने वाला है दुनिया के सीखने का तरीका। इंटरैक्टिव क्लासेस, टॉप टीचर्स, सिर्फ 5,000 रुपए सालाना। Welcome to today's session. I hope all of you guys are doing absolutely fine and amazingly well, staying home, staying safe and taking good care of yourselves and your loved ones. आज है हमारा तीसरा सेशन ऑफ द चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप विथ मी अंकना, your master teacher for social sciences at Vedantu. So let's get started and we are ready to rock and roll. But before anything else, a quick reminder, भैया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। अगर आपको लग रहा है ये सेशन हेल्पफुल है, आपकी मदद कर रहा है, इज एडिंग सम वैल्यू टू योर लर्निंग, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। आप अपना सपोर्ट दिखाने के लिए भी लाइक बटन हिट कर सकते हो। प्लीज शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। अगर आपको लगता है कि आपके साथ साथ ये सेशन आपके फ्रेंड्स को भी बेनिफिट कर सकती है, अगर वो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं इन चैप्टर्स में, तो वो बिल्कुल इसको देख सकते हैं, तो उनके साथ भी शेयर कर दीजिए। एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब, ये तो सब लोगों को कर लेना चाहिए। ये तो भी पहला चैप्टर है हिस्ट्री का, अभी वी हैव द एंटायर सिलेबस इन द एंटायर ईयर टू गो अहेड विथ, तो इसलिए पीछे नहीं हटना है और जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो भैया ये हिस्ट्री का है हमारा चैप्टर 1 विच इज योर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ग्रेड 10 CBSE। लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन अब जैसे आपको दिख रहा था ये तीसरा सेशन है, तो हमने पहले 2 सेशन कर लिए। पहले सेशन का होमवर्क क्वेश्चन, लीडर बोर्ड सब डिस्कस कर लिया, तो दूसरे सेशन का भी तो करना पड़ेगा। होमवर्क क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन ये था कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग रीजन वाज रूल्ड बाय द हैब्सबर्ग एम्पायर। इनमें से कौन सा वो रीजन है जिसपे हैब्सबर्ग एम्पायर रूल करता था? ऑस्ट्रिया, हंगरी, बोथ ए एंड बी और नाइदर ए नॉर बी। अब इसका जवाब जो है बच्चे दोनों ही है। ऑस्ट्रिया और हंगरी वाला पोर्शन पे पैचवर्क, जो पैचवर्क वाली बात है वो यहीं पे थी, है ना। पैचवर्क रूलिंग यहीं पे थी, अलग अलग डायनेस्टीज, अलग अलग रूलिंग, अलग अलग लोग ठीक है। Which of the following measures were adopted by the Zollverein? Removal of taxes, reduction in currency types, development of railways or all of these? तो सबसे पहले ज़ोल्वरीन था क्या? तो ज़ोल्वरीन था एक कस्टम यूनियन, है ना। क्या था? कस्टम यूनियन। और ये सारी चीजें जो हमने यहाँ पे मेंशन करी हुई हैं, ये सारा काम जो है ज़ोल्वरीन ने कर दिया था। और तीसरा सवाल था कि गिसेप माज़नी कौन है? तो फ्रेंच रिवोल्यूशनरी, जर्मन रिवोल्यूशनरी, इटालियन रिवोल्यूशनरी या नन ऑफ दीज। बच्चे अभी जब आगे जाएंगे और नाम से भी पता चल रहा है ये इटली के थे, इटालियन रिवोल्यूशनरी। इस चैप्टर में आगे हम इटली का जब यूनिफिकेशन पढ़ेंगे तो आप देखोगे ही इज अ वेरी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी। इनका नाम हमें याद बिल्कुल होना ही चाहिए, ठीक है। तो अब लीडर बोर्ड पे एक नजर डाल लेते हैं। लेट्स हैव अ क्विक लुक एट इट। तो ये है हमारे लीडर बोर्ड विनर्स। हमारे पास है आयुष जायसवाल, प्रगति द्विवेदी, समृद्धि आष्टेकर, दीक्षा लाथर, आई थिंक लाथर और लेथर, एंड देन वी हैव हनुमंत कोकाने। Amazing you guys. My heartiest congratulations and a huge round of applause for you guys. क्या कमाल क्या है यार, बहुत ही बढ़िया। अब बच्चों आपका भी नाम ऐसे लीडर बोर्ड रॉक स्टार वाली आपके सेक्शन में आ सकता है। कैसे? आज भी होमवर्क क्वेश्चंस दूंगी। उन होमवर्क क्वेश्चंस का जो भी बच्चा सबसे पहले सही जवाब देगा, वो टॉप 3, 4, 5, 6 लोगों के नाम हम यहाँ पर लेकर आते हैं, ठीक है जी। चलिए तो अब इसी बात पे शुरू करते हैं आज के टॉपिक्स पे एक नजर डाल करके। द टेबल ऑफ कंटेंट्स, श्योर इज इट फॉर यू। सो हम क्या करने वाले, हम बात करेंगे कि नया कंजर्वेटिज्म जो आया 1815 के बाद वो क्या था। अब ये 1815 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बैटल ऑफ वाटरलू हुई थी इसी वक्त। यानी कि क्या हुआ, एक बहुत इंपॉर्टेंट एरा फिनिश हुआ। किसका एरा फिनिश हुआ? नेपोलियन बोनापार्टे का, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि आखिर इस कंजर्वेटिज्म की वजह से क्या रेवोल्यूशन शुरू हुआ और कौन थे वो रेवोल्यूशनरी जो लाइट में आए, हु गॉट ऑन द सरफेस। द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, रोमांटिसिज्म के बारे में होगी बात।
हंगर हार्डशिप और पॉपुलर रिवोल्ट की तरफ भी देखेंगे हम, एंड देन विल आल्सो टॉक अबाउट द 1848 द रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स. So let's get started on that note. A new conservatism after 1915. 1915 के बाद, एक्चुअली बच्चों ये 1815 है, दिस इज अ मिस्टेक, सॉरी माय बैड. ठीक है, तो 1815 के बाद क्या चेंजेस आए, क्या कंजर्वेटिज्म लेकर के आई जनता, ये समझते हैं. देखो, सब लोग चाहते थे कि नेपोलियन जो है वो हार जाए. नेपोलियन बहुत सारे चेंजेस ला रहे थे, बट उन चेंजेस के साथ साथ ही वाज डूइंग वन मोर थिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड. वो आसपास के सेक्शंस को, फ्रांस के अराउंड, आसपास के एरिया को फ्रांस के अराउंड ही वाज एनेक्सिंग. वो चाहते थे कि फ्रांस के आसपास का एरिया भी अपने कब्जे में करके वहां पे अपने किसी रिश्तेदार को बैठा दे कि भाई ये अपनी जगह है, ऐसे आइडिया के साथ. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम बहुत सिंपल था. प्रॉब्लम थे आसपास के लोग. उनको नहीं चाहिए था कि ऐसा कुछ भी हो. दे डिडंट वांट एनीथिंग ऑफ दिस सॉर्ट टू हैपन. एज अ रिजल्ट ऑफ विच सारे आसपास के लोग जो थ्रेटन्ड फील कर रहे थे वो एकजुट हो गए, वो जुड़ गए. ठीक है, तो यूरोपियन गवर्नमेंट ने क्या किया, सबने मिलकर के हरा दिया. ट्रीटी ऑफ वर्स, आपको पता है वियना, मतलब हमें पता है कि वहां पे 1815 के बाद लोग मिले, जो वियना में सेलिब्रेशन हुआ. ठीक है, ड्यूक मेटरनिक ने सबको बुलाया, बोला कि हाँ भाई आओ, ये वियना में हम कॉन्फ्रेंस करेंगे, हम पार्टी करेंगे, हम सेलिब्रेट करेंगे नेपोलियन के डिफीट को. अब ये डिफीट के बाद भाई नेपोलियन की जगह कोई तो आने वाला था. कौन आएगा? जगह मिल गई वापस कंजर्वेटिव्स को. आप समझ रहे हो? आप समझो कि 1789 में आखिरी बार ये चीज हुई थी और अब 1815 में ये रिपीट हो रही है. क्या रिपीट हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो गया, ये समझना है हमें. तो 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले लुई 16 थे, मोनार्की थी, और वहां पे कंजर्वेटिव रूल, सेंसरशिप, लोगों की अपनी आज़ादी नहीं, लोगों को अपने राइट्स नहीं, ये सब उस वक्त हुआ करता था. अब उसके बाद से जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद तो नेशनल असेंबली आ गई, फिर हमारा मैक्सवेल रोबेस्पियर का रीन ऑफ टेरर आ गया, उसके बाद डायरेक्टरी नाम की गवर्नमेंट रही जिसकी इंस्टेबिलिटी की वजह से नेपोलियन को मौका मिला आने का, और फिर नेपोलियन आ गए. तो लगभग आप कह सकते हो कि 25-30 इयर्स तक, ठीक है, यहाँ पे बहुत आराम से शासन चल रहा था लोगों का, की मर्जी से कई हद तक, जो लोगों के द्वारा इलेक्टेड लोग थे. अब लेकिन यहाँ पे नेपोलियन को डिफीट करने के बाद हम वापस चले जाते हैं वक्त में, कहाँ पे, 1789 में, जहाँ पे फिर से गवर्नमेंट जो है वो कंजर्वेटिव बन जाती है. कंजर्वेटिव का मतलब क्या है? ट्रेडिशनल. तो बच्चे अब तो हम मॉडर्निज्म ला रहे थे ना, तो अब ट्रेडिशनलिज्म की ज्यादा जगह थी नहीं, अब मॉडर्नाइजेशन हो रहा था. नेपोलियन खुद को भी मॉडर्नाइजर की तरह देख रहे थे, बट जैसे ही नेपोलियन को हराया जाता है, बिल्कुल उनके उल्टी तरफ गंगा बहने लग जाती है. कंजर्वेटिव्स आ जाते हैं, वापस से बर्बन डायनेस्टी को रूलिंग में ला दिया जाता है. ठीक है, अब कंजर्वेटिव्स कौन है? ट्रेडिशन वाले लोग, ऑर्थोडॉक्स जो थोड़े से थे. इनका क्या मानना था? ये बिलीव करते थे मोनार्की में, ये बिलीव करते थे चर्च में, ये चाहते थे कि हाँ भाई नोबल्स रहे, क्लर्जी रहे, वो जो सेगमेंटेशन फॉर्म थी जिसके लिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी वो रहे. इनको चाहिए था कि प्रॉपर्टी जो हो, मतलब आपका थोड़ा सा फ्यूडल सिस्टम स्टाइल में हो, प्रॉपर्टी जो रिच फैमिलीज है उनके पास हो, ये सब कंजर्व करना चाहते थे. इनका ऐसा कहना नहीं था कि कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए, कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है. ये बिलीव करते थे कि हाँ कुछ ऑर्डर में चेंज हो रहा है, कुछ मॉडर्नाइजेशन हो रही है, वो अच्छा है, बट ये चेंजेस जो है ना ये बहुत स्लो आने चाहिए. चेंजेस शुड बी ग्रेजुअल, नॉट रेडिकल एंड सडन. तो ये कंजर्वेटिव्स थे, ये उनकी कहानी है. मोस्ट कंजर्वेटिव्स रियलाइज दैट चेंजेस जो नेपोलियन ने लाए थे वो हमारा जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है लाइक मोनार्की उसको स्ट्रेंथन कर सकता है, उसको बेटर बना सकता है. इन सिंपल वर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर कर सकता है. तो उन्होंने कहा ठीक है यार, हम करते हैं बेहतर, हम थोड़ी चीजें नेपोलियन वाली भी फॉलो करेंगे. ठीक है, तो आखिर कैसे स्ट्रेंथन करेगा, किन चीजों को रखेंगे, किन चीजों को हटाएंगे, ये समझना जरूरी है. आपको याद होगा नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804, जो सिविल कोड ऑफ 1804 हमने देखा है, उसमें हमने बहुत चेंजेस देखे. हमने देखा है कि मेजर्स यूनिफॉर्म कर दिए गए हैं, फ्यूडल सिस्टम हटा दिया गया है, सर्फडम हटा दिया गया है, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी दे दी गई है, करेंसीज रिड्यूस कर दी गई है, कॉन्फेडरेशंस जर्मनी की बन गई, ये सब हमने देखा. तो सब तो नहीं होने वाला था. तो पहले समझो, मैं आपको बता रही थी ना, आसपास के लोग चाहते थे कि नेपोलियन आ जाए. किसने बोला ये?
तो भाई ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया, ये वो लोग हैं जिन्होंने 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन को किया डिफीट, और उसके बाद जाकर मिले वियना में। अभी मैं आपको बता रही थी, वियना में वो मिलते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि पूरा का पूरा यूरोप कैसा चलेगा, क्योंकि उनको ऐसे वापस से हर्डल्स और ऑब्स्टिकल्स नहीं चाहिए थी, नेपोलियन जैसा कुछ पैदा होता हुआ नहीं चाहिए था। कांग्रेस इन्होंने बुलाई, कॉन्फ्रेंस बुलाई, समझो एक पार्टी जैसी बुलाई, और इसको हेड कर रहे थे ड्यूक मेटर्निक। इस बंदे का नाम आपने याद रखना है, ये ऑस्ट्रियन चांसलर थे, ठीक है, ऑस्ट्रियन चांसलर थे, नाम था इनका ड्यूक मेटर्निक। वी हैव टू रिमेंबर हिज नेम, क्योंकि एक से एक बातें बोलने वाले हैं यूरोप के बारे में, गिउसेप मज़ीनी के बारे में, सबके बारे में कुछ टिप्पणी देने वाले हैं। ही विल ऑलवेज हैव समथिंग टू से एंड इट विल बी फनी, ओके। तो ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और ये जो पूरी पार्टी हुई ना, ब्रिटेन को बुला के, ऑस्ट्रिया को बुला के, रशिया को बुला के, प्रशिया को बुला के, जो ऑस्ट्रिया में बेसिकली पार्टी हुई, ये ड्यूक मेटरनिक नहीं कराई। ये बड़े खुश थे कि भाई नेपोलियन को हरा दिया, जान छूटी, आओ पार्टी करते। लेकिन इस पार्टी में इन्होंने क्लियर डिस्कशन किया कि कौन सी चीजें, देखो बच्चे एक बात यह है कि नेपोलियन ने चेंजेस जो लाए थे एडमिनिस्ट्रेशन में, बहुत बढ़िया ए क्लास चेंजेस थे, सबको पता था। इस बंदे को ये भी पता था, इन सारे लोगों को पता था, चाहे वो ब्रिटेन हो, ऑस्ट्रिया हो, प्रशिया हो, लेकिन इनको अपनी बात भी, अपनी जान भी, अपनी इज्जत भी बचा के रखनी थी। इनको नहीं चाहिए था कि थ्रेट कोई वैसा आगे क्रिएट हो, तो दे वर गोइंग टू ब्रिंग इन चेंजेस। इन्होंने हर एक चीज जो नेपोलियन ने करी उसको आप समझो रिवर्स कर दिया, मोस्ट ऑफ द थिंग्स को रिवर्स कर दिया, लेकिन कुछ चीजें इन्होंने सेम रख दी, बिकॉज दे न्यू दैट इट वाज रियली गोइंग टू हेल्प देयर न्यू सिस्टम एज वेल, चाहे वो मोनार्की और कंजर्वेटिव ही क्यों ना हो, ठीक है। तो अब बात ऐसी है कि ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज को कैसे मदद लगती, ये जो पुरानी चीजों को वो नेपोलियन वाले रखते। तो एक मॉडर्न आर्मी, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, डायनामिक इकोनॉमी, अबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म, सर्वडम, ये सारी चीजें स्ट्रॉन्ग बनाएगी ना स्टेट को, प्रोग्रेसिव बनाएगी, डेवलपमेंट कराएगी। और डेवलप्ड स्टेट तो किस, चाहे वो राजा हो, डिक्टेटर हो, डेमोक्रेसी हो, या फिर आपका रिपब्लिक हो, जो भी फॉर्म हो, सब जगह मदद तो ये डेवलपमेंट में आती है ना। तो डेवलपमेंट तो चाहिए सबको, तो यही यहाँ पे भी हुआ। तो ट्रीटी ऑफ वियना जो है वो भी सेम साल में 1815 में आपका साइन किया गया। सिंपल तरीका याद रखने का, नेपोलियन को हराया, एक पार्टी बनाई, उसी में ट्रीटी साइन किया, डिसाइड किया कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो बर्बन डायनेस्टी, हाँ ये फ्रेंच रेवोल्यूशन, वो लुई 16, वो वाली, भाई परिवार तो खत्म नहीं होता ना, 20-25 साल हुए, दो नई जनरेशन आ गई होगी ज्यादा से ज्यादा, और कुछ तो नहीं हुआ, उनको वापस पावर में ला दिया गया, ठीक है। उसके बाद फ्रांस की जो लॉस्ट टेरिटरीज थी, जो इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन, वो सब फ्रांस ने खो दी, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ कि मान लो ये फ्रांस है आपका, छोड़ो यार मैं यहाँ पे बना देती हूँ, रुक जाओ एक सेकेंड। ये फ्रांस है मान लो, तो फ्रांस ने थोड़ा इधर स्प्रेड करके ये वाला एरिया ले लिया, थोड़ा इधर स्प्रेड करके ये वाला एरिया ले लिया, फिर यहाँ पे एरिया ले लिया, ऐसे से फ्रांस से कनेक्ट कर करके एरिया ले लिया था। ये फ्रांस था। अब क्या हुआ, क्योंकि ट्रीटी साइन हुई, ये सारे जो नए एरियाज थे जो नेपोलियन ने कब्जे में लिए थे, उन सबको फ्रांस ने गवा दिया। क्यों? अंडू किया ना, जो भी नेपोलियन ने किया था सब वापस कर दिया। और फिर क्या हुआ, जिन एरियाज को एनेक्स किया गया था उनको डिवाइड कर दिया गया। सब आपस में, ये जो यहाँ पे जो सारे लोग आए थे पार्टी करने नहीं आए थे, ये वो वाली बात है कि एरिस्टोक्रेट्स की पार्टी थी, हम यहाँ पे मतलब के लिए आए, बिजनेस के लिए आए। तो किंगडम जो था नेदरलैंड्स का, जो कि इंक्लूड करता था बेल्जियम को, वो सेटअप किया गया नॉर्थ में, और जेनोआ को पेडमोंट में ऐड कर दिया गया साउथ में, ठीक है। प्रशिया जो है इंपॉर्टेंट की जो वाज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर्स, while Austria was given control of northern Italy। तो आप देखो ये ऑस्ट्रिया यहाँ पे, इटली इधर होगी, यहाँ पे नॉर्दर्न इटली में उनको दिया। देखो ये वियना है, यहीं पे वो ट्रीटी साइन हुई थी। फ्रांस यहाँ पे, तो फ्रांस के आसपास की जो भी जगह थी जो उन्होंने एनेक्स की थी, जैसे कि ये नेदरलैंड्स वाली जगह हो गई है ना, ये नेदरलैंड्स वाली जगह हो गई, ये वापस करनी पड़ी। तो ऐसे कर करके इन्होंने सब कुछ आपस में, जो भी फ्रांस का एरिया था वो बांट दिया। ईस्ट में थी रशिया, जो कि रशिया वॉज गिवन अ पार्ट ऑफ पोलैंड, while Prussia was given a portion of Saxony, ठीक है। तो ये पोलैंड यहाँ पे हमने रशिया को दे दिया। ऐसे करके हमने अपने अपने हिसाब से लोगों ने यहाँ पे बांट ली वो सारी जगह जो कि नेपोलियन ने अपने अंडर ली थी। तो ऐसे करके कंजर्वेटिव गवर्नमेंट वापस आ जाता है।
अब ये कंजर्वेटिव गवर्नमेंट जब वापस आता है बच्चे, तो ये अपने साथ सारे कंजर्वेटिव लॉज को भी लाता है, कंजर्वेटिव लॉज भी आ जाती हैं वापस। यानी कि क्या हो रही है, सेंसरशिप्स लग रही हैं, लिमिटेशंस लग रही हैं, है ना, रोक टोक फिर से लग रहा है। आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, खोल करके गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करो, अपना चुनी हुई सरकार, ये सब चीजें वापस ले ली गई हैं लोगों से, ये सब चीजें कुछ भी नहीं थी। ठीक है, फिर से वही सर्वडम थोड़ा सा आ जाएगा अपने कैपेसिटी में, जो जैसे भी पॉसिबल था वापस रीइंट्रोड्यूस किया जा रहा था। स्लेवरी भी नहीं हटाई गई, स्लेवरी जाके 1848 में हटेगी। ठीक है, तो अब भाई देखो, नेचुरल सी बात है, अब जब वापस आ गए हैं ये लोग, कौन से लोग, कंजर्वेटिव्स, पहली बार जब 1789 में थे, जब लुई 16 थे, तब ही लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन कर दिया। उसके बाद अपनी इलेक्टेड सरकार खड़ी कर दी, नेशनल असेंबली की ले लो, या आपका कन्वेंशनल सरकार ले लो, या डायरेक्टरी ले लो। बेसिकली फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लेकर के नेपोलियन बोनापार्टे के बीच में जो पीरियड है, उसमें जो 3 तरह की सरकार आई, उन तीनों का एग्जाम्पल ले लो। बात ये है कि जब उस वक्त लोगों को, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के वक्त राजा के इतनी ऑटोक्रेटिक चीजें नहीं झेली गई, इतनी लिमिटेशंस, रोक टोक, अपनी पावर ज्यादा नहीं झेली गई लोगों से। अब जब उनको आदत हो चुकी थी ये नए तरीके की अपने सरकार की पावर को एंजॉय करने की, अब तो वो कतई ना झेलते, अब तो वो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करते ये सब। तो शुरू होता है रेवोल्यूशन, और यहाँ से आते हैं हमारे नए रेवोल्यूशनरीज। इन 1815 क्या होता है, देखो बच्चों, अब ये सरकार जो है ये ऐसे तो लोगों को रेवोल्यूशन नहीं करने देगी, क्योंकि सरकार थ्रेट में आ जाएगी। और इतने पास्ट एक्सपीरियंसेस से इन्होंने भी तो सीखा है, इन्होंने भी तो समझा है कि भाई ये चीज करोगे तो आपकी सरकार तो निकल लेगी भाई तेल लेने। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि अब कोई भी रिवोल्यूशन नहीं होगा, एंड दे वर बीइंग वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। सेंसरशिप्स लगी है, लिमिटेशंस लगी है, लॉज है कि आप अगेंस्ट नहीं जाओगे। तो अगर आप कोई पॉलिटिकल क्लब बना रहे हो, आप कोई रिवोल्यूशन कर रहे हो, तो टेक्निकली यू आर गोइंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो ये इन्होंने क्या किया कि बहुत दबाव डाला इन सारे रिवोल्यूशनरी को, जो उठाकर जेल में डाल रहे हैं, रिवोल्यूशन बंद करा रहे हैं, पॉलिटिकल क्लब्स बंद करा रहे हैं। तो 1815 में लोगों ने उसका भी जुगाड़ निकाल लिया। People said, fine, you're gonna have this kind of a government. I am good. You have this kind of government. हम छुप करके तुम पे वार करेंगे, हम रेवोल्यूशन तो चालू रखेंगे, तुम्हें सिर्फ सामने दिखेंगे नहीं। As a result of which political clubs अब भी बन रहे थे, लेकिन बन रही थी सीक्रेट में सोसाइटीज। ये जो क्लब्स थे वो ओपन क्लब्स हुआ करते थे, सबको पता था, सरकार को पता था, रूलर को पता था कि हाँ ऐसा चल रहा है। अब सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म होने लगे, छुप छुप करके लोग जो है कोने कोने में, कहीं कहीं अंडरग्राउंड होकर के इन सोसाइटीज को फॉर्म करते थे। यूरोपियन स्टेट्स में अलग अलग, जहाँ ये रिवोल्यूशनरीज को ट्रेन करते थे, आइडियाज को स्प्रेड करते थे, रिवोल्ट और रिवोल्यूशन को कैरी फॉरवर्ड करते थे। Revolutionaries opposed this monarchical form, fight for, and then they fought for liberty and freedom. इन्होंने कहा ये वापस राजा को ले आए हो, इतने limitations ले आए हो, हमको आज़ादी, हमको liberty चाहिए। Most of these revolutionaries also saw कि भाई nation state से एक necessary part है। Nation state हमने बिल्कुल शुरू में पढ़ा है, सेशन 1 जो है वहाँ पे आपने पढ़ा हुआ है, अगर आपने देखा नहीं है तो ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो वो जा करके कहते हैं, सब लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि ये मॉडर्न स्टेट से सिर्फ नहीं चलेगा। मॉडर्न स्टेट की भाई कैसा भी राजा है, डिक्टेटर है या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, एक बाउंड्री डिफाइंड है और इंडिपेंडेंट सोवरेन गवर्नमेंट है, अपनी सरकार अपनी डिसीजन ले, ऐसी सरकार है। पर वो सरकार लोगों की नहीं है, तो लोगों ने कहा हमें अपनी सरकार चाहिए, हमें अपना देश चाहिए जहाँ पैचवर्क ना हो, अलग अलग एथनिसिटी के लोग हैं आपस में। आपको लग रहा है कि राजा की वजह से हम बिल्कुल एक दूसरे में घुस करके बैठे हुए एक देश में जो हमें पसंद नहीं है, हमें देश जैसा फील नहीं हो रहा है, डजंट फील लाइक अ होमलैंड, इट डजंट फील लाइक अ मदर और अ फादरलैंड। हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें आज़ादी, हमें लिबर्टी चाहिए। तो सारे रिवोल्यूशनरी ने आपस में ये भी डिस्कशन की कि नेशन स्टेट नेचुरल फॉर्म है, एक ऐसी जगह होनी चाहिए जो सिर्फ आपकी हो, जहां आपकी हो मतलब आप ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हो जिनसे आप एसोसिएट करो, एक कॉमन आइडेंटिटी, एक फीलिंग ऑफ वननेस हो। और ऐसे ही एक महान रिवोल्यूशनरी थे ग्यूसेप मज़नी, जो कि थे कौन, इटालियन रिवोल्यूशनरी। हमने लास्ट सेशन के ओवर क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया था। तो इनका जन्म बच्चे हुआ था जेनोवा 1807 में, और ये आ गए थे बिल्कुल छोटी सी उम्र में, 20-21 साल के। सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनारी में फॉर्म हुआ था, उसके हिस्सेदार बन गए। अब बन तो गए,
अब वहां पे क्या हुआ, वहीं पे जाकर के रिवोल्ट कर रहे थे, पकड़े गए तो एग्जाइल में भेज दिए गए। उतनी छोटी सी उम्र में, जहाँ पे आज हम कॉलेज फिनिश भी नहीं कर पाते हैं, स्कूल से निकलकर कॉलेज में होते हैं, या शायद तुरंत कॉलेज फिनिश करके नौकरी शुरू भी नहीं की होती है, ये बंदा जेल चला गया रेवोल्यूशन के लिए। तो ऐसा नहीं है कि इनकी लड़ाई रुक गई, एग्जाइल से वापस आए। उसके बाद इन्होंने कहा कि ठीक है भाई, तुमने मुझे एक के लिए, कार्बोनारी जो मेरा अपना था भी नहीं, उसके लिए तुमने मुझे जेल भेजा, अब मैं एक नहीं दो दो सीक्रेट सोसाइटीज बनाऊंगा। और बना डाला यंग इटली इन मर्सले एंड देन यंग यूरोप इन बॉर्न। ठीक है, तो मर्सलीज भी पढ़ सकते हैं, ये इंग्लिश हमारा टिपिकल प्रोनाउंसिएशन है। मर्सले इज बेसिकली योर फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन। तो यंग इटली मर्सले और यंग यूरोप बनाया बर्न में, जिसके मेंबर्स ऑब्वियसली बिल्कुल लाइक माइंडेड मेन, अगेन मेन थे, ठीक है। ऑब्वियसली विमेन हैड ए रिवोल्यूशन गोइंग ऑन पहले की तरह, लेकिन उतने एक्टिवली आज भी उनको इंक्लूड नहीं किया जा रहा था, पॉलिटिकली वो जगह उनको आज भी नहीं दी जा रही थी। लेकिन हाँ, ये सिर्फ इटली या फ्रांस के लोग नहीं, पोलैंड के लोग, फ्रांस के, इटली के, जर्मन स्टेट्स के, हर जगह के लोग, जहां जहां कंजर्वेटिज्म चालू हुआ, सब जगह के लोग कह रहे थे कि हमें अब ये नहीं चाहिए, हमें आजादी चाहिए, हमें चाहिए अपनी सरकार। ट्रीटी ऑफ वियना जब हुआ था बच्चे, ट्रीटी ऑफ वियना में जैसे मैंने बताया, मोस्ट ऑफ द थिंग्स वर अनडन, बट वो जो कॉन्फेडरेशन था जर्मन स्टेट्स का, करेंसी जो रिड्यूस थी, ये कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी थी जो रखी गई थी नेपोलियन के द्वारा, जो चेंजेस लाए गए थे क्योंकि वो बेटर एडमिनिस्ट्रेशन करती। अब यूसेफ माजनी जब आते हैं तो मेटरनिक क्या कहते हैं, ड्यूक मेटरनिक, मैंने आपको बताया था ना, ऑस्ट्रियन चांसलर, बड़ा इंपॉर्टेंट बंदा है, बिकॉज दिस गाय इज गोना सी अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड ही हैज सेड समथिंग वेरी ह्यूमरस एंड वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट यूसेफ माजनी एज वेल। इन्होंने कहा कि ही इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, ये आदमी हमारे सोशल ऑर्डर को बदल के रखेगा, ये थ्रेट है, इससे बच के रहना, इससे दूर रहना। ठीक है, तो ये बात हो गई, कंजर्वेटिव गवर्नमेंट आया और क्यों रेवोल्यूशनरीज भी आए, और एक बहुत इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी जैसे यूसेफ माजनी, इनका इटली के यूनिफिकेशन में भी बहुत बड़ा रोल रहा है। अब आती है एक नए तरह की मूवमेंट, रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। अभी मूवमेंट क्या है, तो रोमांटिसिज्म आपने पहले सुना होगा, ऐसा नहीं है कि ये नाम पहले कभी नहीं सुना होगा, 100% श्योर आपने सुना होगा, आपको बस शायद क्लैरिटी नहीं होगी क्या, और आपको लगता होगा कि यार ये प्यार मोहब्बत रोमांटिक फीलिंग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ वाली तो नहीं है। तो नहीं है, ये वो वाली नहीं है, ये जो मूवी में रोमांटिक मूवी होती है, ये वैसी रोमांटिक मूवमेंट नहीं थी। प्यार था लोगों के बीच में नहीं, प्यार किस चीज से था, अपनी कल्चर से, अपने लैंग्वेज से, अपनी हिस्ट्री से, ठीक है, हेरिटेज जो बनी हुई है ना, जो रिचनेस है, अपनी जो रिस्पेक्ट है, उससे प्यार था। ये रिस्पेक्ट, ये प्राइड कहाँ से आता, लिटरेचर के कितना मार्वलस है, कितना रिच है, कितनी अच्छी हिस्ट्री है, क्या पोम्स है, ये सारी आर्टिस्टिक चीजों से प्यार, अपने कल्चर से प्यार। तो रोमांटिसिज्म क्या था बच्चे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट जरूर करिएगा, समझिएगा ध्यान से। रोमांटिसिज्म एक कल्चरल मूवमेंट था जिसमें लोग प्यार डेवलप करते थे, रिस्पेक्ट डेवलप करते थे, किस चीज के लिए, अपने देश के माइंड यू, अपनी कंट्री के, आर्ट के लिए, पोइट्री के लिए, कहानियों के लिए, म्यूजिक के लिए, हिस्ट्री के लिए, अपने कल्चर से प्यार करते थे कि भाई हाँ, जो भी कर रहे हैं, जो भी थोड़ा बहुत अलग कर रहे हैं आपस में, सब एक दूसरे के कल्चर से प्यार करेंगे, अपने कल्चर से प्यार करेंगे। इट वाज अ कल्चरल मूवमेंट, कल्चर को वेपन बनाया गया है ना, कल्चर को वेपन बनाया गया, कोई वायलेंस कुछ नहीं। इतनी आर्ट प्रोड्यूस करो, इतनी लिटरेचर प्रोड्यूस करो, स्टोरीज, म्यूजिक, प्लेज, कि लोगों का दिल आ जाए इन प्लेस पे, म्यूजिक पे, और वो कहे ये मेरा देश है, यहाँ कोई बाहर का इंसान नहीं रहेगा। क्या होता है बच्चे, जब आप लैंग्वेज, जब देखो सब लोग किस चीज के लिए लड़ रहे हैं, सब लोग लड़ रहे हैं नेशन स्टेट के लिए। और नेशन स्टेट क्या होने वाला था, नेशन स्टेट बेसिकली एक ऐसी जगह होने वाली थी जहां आप लोग वननेस फील करो, कॉमन आइडेंटिटी, कॉमन कल्चर फील करो। तो इसके लिए जरूरी था ना भाई, इसके लिए जरूरी था कि लोगों के अंदर वो फीलिंग एक बाइंडिंग फैक्टर हो। और लिटरेचर, लैंग्वेज, स्टोरीज, पोम्स, प्लेज, ये हमेशा आर्ट हमेशा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इस बार भी कर रहा था। तो लोगों ने कलेक्टिव हेरिटेज, कॉमन कल्चर, मिस्टिकल फीलिंग्स के साथ लड़ाई की। ये जो रोमांटिक लोग थे, रोमांटिक मूवमेंट के लोग थे, जो सपोर्टर्स थे रोमांटिक्स,
ये क्लियरली जाके क्रिटिसाइज करते थे साइंस को, कहते थे ये क्या लॉजिक और साइंस की बातें लगा रखी कि ये हुआ तो 2+2 4 होता है। हमने कहा भाई 2 को जितना दे दो, दिल बड़ा होना चाहिए, 2 से आप 5 लोगों को भी खाना खिला सकते हो। ये रोमांटिक फीलिंग थी कि भाई हम आर्ट्स में बिलीव करेंगे, हम ह्यूमैनिटी में बिलीव करेंगे, हम पोम में बिलीव करेंगे और उसको इतना ग्लोरीफाई कर देंगे कि लोग अपने हिस्ट्री पे प्राइड लेने लगे। वो रियलाइज करने लगे कि इससे पहले कि जो फॉरेनर इन्वेडर्स आए हैं, ये जो नई डायनेस्टीज आई हुई है, फॉर एग्जांपल ग्रीस में ऑटोमन एम्पायर था, तो इतना अपनी हिस्ट्री को ग्लोरीफाई कर दे कि लोगों को लगे कि जब तक ये बाहर के लोग नहीं आए थे हमारा देश इतना सुंदर था और हमें वही चीज की चाह होगी, फिर हम अपनी सरकार बनाएंगे और अपनी सरकार तो अपने देश का भला करेगी। ये सिंपल था। जैसे कि, और ये सिर्फ एक जगह नहीं हो रहा है, ये पूरे यूरोप में हो रहा है। जैसे कि जॉन गॉटफ्रेड हर्डर, ही वाज अ जर्मन फिलोसोफर, जर्मनी के थे ये। इन्होंने कहा कि लोगों को अपनी पावर, ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। किसको? कॉमन पीपल को। सो ही सेड दास फोक, व्हिच मींस द कॉमन पीपल will have to recognize the spirit of the nation, which means what? Folk jest, ठीक है? Folkist actually, folkist. So he said कि the common people will have to recognize कि इनकी glory जो है वो इनके past, इनकी history में लड़ाई झगड़ा फलाना ढमकाना कुछ नहीं फर्क पड़ता है। अपने poems को पढ़ो, अपनी कहानियों को पढ़ो, अपनी history को देखो और उससे इंस्पायर हो। हम जब आज इंडिया की हिस्ट्री देखते हैं, हम देखते हैं कि चलो यार चोलास के वक्त कैसा था, ये डायनेस्टी इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसी थी। हम जब देखते हैं कि वन ऑफ द अर्लिएस्ट सिविलाइजेशंस थे, हम जब जानते हैं कि जीरो पहली बार हमने देखा, हमने इन्वेंट किया, मतलब आर्यभट्टा की कहानी है ये, ठीक है? ये चीज़ों को जब आप जानते हो, अपने अचीवमेंट्स को, अपनी हिस्ट्री को, अपने आर्ट को, अपने लिटरेचर को, अपने पोम्स को, प्लेस को, एनीथिंग, आपको क्या लगता है? यू फील अ सेंस ऑफ प्राइड एंड यू वांट टू गेट एसोसिएटेड विद दैट प्राइड, विद दैट फैक्ट। ये जो नई डेवलपमेंट हुई होती है, आप उससे जुड़ना चाहते हो और जब आप उससे जुड़ते हो तो हर एक इंसान जो उस मूवमेंट से, उस प्राइड वाली फीलिंग से, उस एसेंस को एसोसिएट करता है, जब अपने आप को उस एसेंस से, नेचुरली क्या हो जाता है? नेचुरली सेंस ऑफ वननेस आने लगती है और ऐसे ही फॉर्म होता है नेशन स्टेट। तो पोलैंड का केस लेकर देखते हैं। पोलैंड में क्या हुआ था? रशिया आके पूरा, हमने देखा था ना अभी क्या हुआ, 1815 में रशिया को दे दिया गया पोलैंड के कितने सारे हिस्से। तो रशियंस आ गए एकदम कि ये हमारी जगह है, अब तुम रशियन में बात करो, तुम हमारे लोग हो, तुम अब हमारे अंडर हो, तो हमारी दादागिरी चलेगी, तुम्हारी एक घंटा कुछ नहीं चलेगी। तो पार्टीशन क्या किया गया था? ग्रेट पावर्स रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया, यहाँ पे पार्टीशनिंग हो गई। कैरल कर्पिंस्की जो है, उन्होंने पोलिश थॉट थ्रू ओपेरास को सेलिब्रेट किया। देखो मैं तुमको थोड़ा पहले शॉर्ट में बता देती हूँ, फिर नाम के ऊपर जाएंगे हम कि आखिर ये कैरल कर्पिंस्की कौन है, कहाँ से आ गए। रशिया में एक सेक्शन रशिया के पास जाता है, रशियंस उसके ऊपर कंट्रोल लेते हैं और कहते हैं तुम हमारे हिसाब से चलोगे, तुम हमारी भाषा बोलोगे। जब वो ऐसा कहते हैं तो पोलिश लोग कहते हैं कि नहीं, हम पोलिश में बात करेंगे, ये हमारी मातृभूमि है, दिस इज आवर मदरलैंड, तुम आ गए हो यहाँ पे, तुमने हम पे कब्जा जमा लिया, तुम्हारे हिसाब से हम क्यों चले, हमारा कल्चर है, हमारी आइडेंटिटी है, हम भाई अपने लैंग्वेज में बात करेंगे। और ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज में बात करने के लिए सिर्फ डांट दपट के छोड़ दिया गया, रूल ब्रेक किया तो फाइन, जाने जाती थी, बच्चे पिटाई पड़ती थी, जेल में डाल देते थे, एग्जीक्यूट कर देते थे, जान चली जाती थी, पर ये कहते थे नहीं हम अपने लैंग्वेज में बात करेंगे, है ना? जो फादर्स थे, जो चर्चेस में आपके प्रीस्ट थे, बिशप्स थे, वो पूरी आपकी प्रेयर्स जो है आपकी वहाँ पे चर्चेस में पोलिश लैंग्वेज में करा रहे, पूरी पोलिश लैंग्वेज में ही पूरी कॉन्वर्सेशन चल रही है, प्रीचिंग चल रही है। रशियंस इसको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश करते थे, नहीं कर पाए। उन्होंने कहा हमारा लैंग्वेज है यही, हमारी आइडेंटिटी, हम इसको मेंटेन करेंगे। तो द स्ट्रगल ऑफ पोलिश लैंग्वेज जो रशियन लैंग्वेज के ऊपर हुई, ये रोमांटिक मूवमेंट का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। लैंग्वेज बन गई वेपन नेशनल रेजिस्टेंस की, कोई लड़ाई झगड़ा इनकी तरफ से नहीं हुआ। और वही क्या कुर्पिंस्की आते हैं, पोलिश लैंग्वेज को सेलिब्रेट करते हैं थ्रू ओपेरास। ये जो म्यूजिकल्स वगैरह होते थे वो इन्हीं लैंग्वेजेस में होते थे। आप आगे चल के देखोगे ग्रीस की जब हम बात करेंगे, व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रीस में भी रोमांटिक मूवमेंट को ही वेपन बनाया गया था। तो अब व्हाइल ऑल ऑफ दिस इज गोइंग ऑन, एक और चीज चल रही है, वो है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। अब ये तीनों चीजें कैसे चल रही, थोड़ा सा फ्रेंच
फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पास जाते हैं, थोड़ा सा हम जो है फ्लैशबैक में जाएंगे, हल्का सा फ्लैशबैक में जाकर याद करेंगे कि ड्यूरिंग 1715 टू 1789 एक बहुत बड़ा चैलेंज आया था, जिसकी वजह से फाइनली प्रॉब्लम हुई थी आपकी सर्वाइवल की, सबसिस्टेंस क्राइसिस की, विच इन फैक्ट लेड टू द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्या चैलेंज आया था? पॉपुलेशन बहुत आउटब्रेक हुई थी, है ना, पॉपुलेशन एकदम से बढ़ गई थी लोगों की, देयर वाज अ लॉट ऑफ इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। अब ये जो इंक्रीज था पॉपुलेशन में, ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ, ये वापस हुआ 1830s में। क्या हुआ? लोगों की, जनता की भीड़ बढ़ती गई। जब लोग ज्यादा हो रहे हैं तो कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, जैसे कि आपका फूड, जैसे कि आपका जॉब, ठीक है, जैसे कि आपका शेल्टर, और बच्चों इन्हीं चीज की प्रॉब्लम भी तो होती है। तो ना 1830s में इकोनॉमिक हार्डशिप्स बढ़ गई, पैसे नहीं थे लोगों के पास सफिशिएंट, क्योंकि प्राइसेस जो थी फूड की बहुत बढ़ी हुई थी। अरे बाबा पॉपुलेशन बढ़ गई है ना, डिमांड ऑफ फूड बढ़ गया और फूड सप्लाई नहीं बढ़ा है, शॉर्टेज हो गया है फूड का, अब खाने की कमी है, तो जो ऐसे भी पॉपुलेशन नहीं भी बढ़े फिर भी खाने की कमी हो तो भी प्राइसेस बढ़ते हैं फूड का। तो यहाँ तो खाने की कमी है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, सप्लाई घटते जा रहा है, तो प्राइसेस एनी विच वेज हाई जाने वाली है। अब यहाँ पे जो अमीर थे, जो एरिस्टोक्रेट्स थे, जिनके पास मैक्सिमम प्रॉपर्टी है, फ्रेंच बोलने वाले डिप्लोमेट लोग जो अपनी प्रॉपर्टी अपने आपस में शादी करके रखते हैं अब अपनी फैमिलीज में, इनको क्या दिक्कत है? इतने पैसे हैं इनके पास कि अगर बढ़ भी गया दाम खाने का, ये खरीद के खा लेंगे। दिक्कत किसको है? ये पेजेंट्स जो थोड़ी सी जमीनें लेकर के इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी ना वेजेस बढ़ रही हैं, ना उनको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, ऑलरेडी हार्डशिप की वजह से जो पैसे आते थे वो भी कम चल रहा है, और खाने की तो लाले पड़े हुए, खाने के पैसे इतने बढ़े हुए कि इनके पास खरीदने के लिए ना सप्लाई नहीं है मनी का। तो अब क्या हुआ? जॉब सीकर्स ज्यादा हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट एट इट्स पीक, है ना, अनएम्प्लॉयड लोग इतने ज्यादा, क्योंकि भाई जॉब्स कम है लेकिन जॉब लेने वाले लोग बहुत है। तो पॉपुलेशन जो है वो गांव से उठ कर सिटीज में आने लगी, उनको लगा यहाँ फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जैसा चल रहा है, तो यहाँ पे जॉब मिलेगा, लेकिन जॉब कुछ नहीं मिला, बढ़ गई फैक्ट्रीज के पास स्लम एरिया वाली कंडीशन, लोग जो है किसी भी तरह से घुस कर रहने लग गए, नो प्रॉपर प्लेस टू स्टे, ठीक है, नो प्रॉपर हाउसेस, नो प्रॉपर सैनिटेशन सिस्टम, ठीक है, यानी कि इनके पास प्रॉपर वॉशरूम्स नहीं थे, बहुत लोग परेशान हो रहे थे। एंड फाइनली इन सारे रीजंस की वजह से क्या हुआ? पेरिस में वापस देखो कहाँ है सेंटर, 1848 में पेरिस में फिर से लोग आ जाते हैं सड़कों पर, बैरिकेड्स जो थे उसको हटा देते हैं, एंड लुई फिलिप वाज फोर्स्ड टू फ्ली दिस टाइम। एक जुलाई रेवोल्यूशन हुआ था, आपको याद होगा, है ना? तो जुलाई रेवोल्यूशन कब हुआ था? देखो बच्चे क्या होता है कि कंजर्वेटिज्म होती है, ठीक है, कंजर्वेटिज्म के बाद क्या होता है? कंजर्वेटिज्म के बाद होता है जुलाई रेवोल्यूशन, ठीक है। जुलाई रेवोल्यूशन में क्या होता है? कंजर्वेटिज्म में जब ये फूड हार्डशिप्स वगैरह सब चल रही होती हैं, तो लुई फिलिप आते हैं। लुई फिलिप आपके कहते हैं कि भैया हम बचाएंगे लोगों को, हम सबकी जानें बचाएंगे, है ना, ये जो राजा वाजा है इनको निकालो यहाँ से, भगाओ यहाँ से, वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, ही सेज, ठीक है, दैट आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, मैं सबका ध्यान रखूंगा, मैं ऐसा अच्छा राजा बनूंगा। बनते हैं वो अच्छा राजा, लेकिन अब जब इतनी महंगाई चल रही है और इसमें वो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो फिर से लुई फिलिप को लगता है लुई 16 वाली हालत ना हो जाए, तो भग लेते हैं वहां से, ठीक है, ही रन्स अवे। अब वापस जो है कंजर्वेटिज्म हटा था, यहाँ पे क्या हुई थी? वापस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई थी। क्या आई थी? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई थी, ठीक है, क्या आया था? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई थी। तो लुई फिलिप तो चले गए थे, सॉरी लुई फिलिप आ गए थे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लेके। अब लेकिन जब वापस इतना तमाशा होने लगा, खाने की प्राइसेस बढ़ने लग गई, तो लोग वापस रिवोल्ट करने आते हैं, और लुई फिलिप को लगता है बेटा लुई 16 जैसा नहीं करना है, एब्डिकेट कर दो, भाग जाओ। वो भाग जाते हैं, वापस लोगों के हाथ में मौका आता है, फ्रांस बनता है रिपब्लिक, सारे मेल अबव एज ऑफ 21 को मिलता है वोटिंग राइट्स, ठीक है, नेशनल वर्कशॉप सेटअप किए जाते हैं राइट टू वर्क के लिए, कि भाई इतने सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं, इनको राइट टू वर्क भी दो, इनको काम सिखाओ भी। और फाइनली नेशनल असेंबली जो बनी होती है वो आती है रेस्क्यू के लिए।
अब ऐसी एक प्रॉब्लम चल रही होती है सिलिसिया में, सिलिसियन वीवर्स के साथ। इनकी अपराइजिंग होती है 1845 में। अब इनकी कहानी मैं आपको बता दूं, ये भी एरिस्टोक्रेट्स और जो रिच लोग थे ना, उन्होंने अपने फेवर में इस कहानी को बहुत अच्छे से मोल्ड कर दिया था कि ये हमारे न्यूज़पेपर वगैरह में आप पढ़ोगे तो लगता था उनके ऊपर अटैक हुआ है, बट हुआ क्या था, ये वीवर्स थे सिलिसिया में, ये जो है कॉटन कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ ऑर्डर लेकर के अपना लो वेजेस पे, बहुत कम दामों पे सामान रेडी किया करते थे। कॉटन जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो आते थे, फैब्रिक वगैरह का पैसा देते थे और ऑर्डर देके जाते थे, या ऑर्डर देके जाते थे और फिर पैसे देकर सामान लेकर जाते थे। वीवर्स हमेशा ऑर्डर के हिसाब से सामान बनाते थे। अब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हो रहा है, पैरेलली आपने याद रखना है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हो रहा है। इंडस्ट्रीज में ये सेम गुड्स काफी और कम में ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो रही थी। तो अब इन वीवर्स का काम वैसे भी घट रहा था, बट मोर ओवर क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्टर्स ने उनको ऑर्डर दे दिया होता है, कहते हैं कि हाँ ये ऑर्डर बेटा तुम रेडी करके रखना, आई वांट 3000 आइटम्स। वो ऑलरेडी कम प्राइसेस पे करते थे, ये बेचारों ने 3000 आइटम रेडी करके रखा। कॉन्ट्रैक्टर्स आते वो कहते कि नहीं नहीं नहीं, सुनो ऐसा है, हमको नहीं चाहिए 3000, हमको तुम सिर्फ 800 आइटम दे दो, 1500 आइटम दे दो, और उसमें भी कम पैसे देके चले जाते हैं। अब वो ये भड़क जाते हैं वीवर्स, तुमने ऑर्डर दिया, हमसे पैसे लगवाए, तुम हमको पैसे भी कम दे रहे हो, पूरा ऑर्डर भी लेकर के नहीं जा रहे हो, तो ऐसे नहीं चलेगा। ऊपर से हमको थ्रेट दे के जा रहे हो कि नहीं ऐसे ही चलेगा, तुम्हें ऐसे ही करना होगा। तो अब ये क्या करते हैं वीवर्स, ये जाते हैं और अटैक कर देते हैं। किसके ऊपर अटैक कर देते हैं? ये अटैक कर देते हैं उन कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर, उनके घरों में जा करके। ठीक है, अब देखो इनसे थोड़ी सी गलती हो गई, घरों में घुस गए, वहां पे लूटपाट मचाया, थोड़ा अपना सामान, इनके पास भी खाने के लिए सामान नहीं था, जो खाना दिखा वो निकाल लिया, जो पेपर्स मिले वो निकाल लिया। तो अटैक कर दिया था उन कॉन्ट्रैक्टर्स पे, कॉन्ट्रैक्टर्स जान बचा करके भाग लिए वहां से, एक आध लोग मतलब जितने थे, जितना हो सकता था निकल ले। निकल के वो जाते हैं आर्मी के पास कि भाई हमारी मदद करो, आर्मी आती है मदद करने के लिए, और 11 वीवर्स वर शॉट डेड। देखो उनसे थोड़ी सी गलती हो गई थी, उनको अटैक भी करना था तो बिल्कुल वॉयलेंट एक्सट्रीमली नहीं होना चाहिए था, बट इस पूरी स्टोरी को ऐसा पेंट कर दिया गया था कि जैसे एरिस्टोक्रेट्स के फेवर में सब कुछ था, उनकी गलती नहीं थी, गलती इन वीवर्स की थी। फिर होता है रेवोल्यूशन 1848 में लिबरल्स का। तो फ्रांस में देखते हैं क्या हुआ, मिडिल क्लासेस ने इसको लीड किया, मोनार्की वापस खत्म की गई। इट वॉज टू अचीव रिपब्लिक बेस्ड ऑन यूनिवर्सल अडल्ट मेल सफरेज। तो नेशनल्स जो थे अदर यूरोपियन कंट्रीज के, ठीक है, देखो क्या हो रहा है, हमने अभी देख लिया ना ये रेवोल्यूशन, यहाँ पे हमने देखा है ना कि लुई फिलिप को भागना पड़ गया, हमने देखा है कि क्या प्रॉब्लम हुई है। अब भैया जब ये प्रॉब्लम हो रही है, फ्रांस से ही शुरू हो रहा है फिर से, तो जो आसपास के लोग थे ना, ऑस्ट्रो हंगेरियन, जर्मनी, ये सारे लोग, इन्होंने रियलाइज किया कि अब लोगों को ना चस्का लग चुका है आज़ादी का, ये इतनी आसानी से नहीं मानेंगे, तो हमको इनको थोड़ी ढील देनी पड़ेगी। अगर हम इनको ढील नहीं देंगे तो ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो नेशनल्स ऑफ अदर यूरोपियन कंट्रीज, जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, ये सारे लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमको नेशन स्टेट चाहिए। सब जगह रिवोल्ट चल रहा है, सब जगह पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स पे रिवोल्ट चल रहा है। पार्लियामेंट कैसा चाहिए, सरकार कैसी चाहिए, अपनी सरकार चाहिए क्या, डिविजन चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस चाहिए, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन चाहिए, सेंसरशिप हमको नहीं चाहिए। तो ये सब जगह इंस्पायर्ड थे लोग, और वैसे ही इंस्पायर्ड थे जर्मनी में भी। मिडिल क्लास लोग आ गए साथ में। यहाँ पे बच्चे अभी भी याद रखना, फुल मोनार्की है। मोनार्की जर्मनी में काफी वक्त तक रहेगी, रशिया में तो और भी लंबे समय तक रहेगी, रह चुकी है, हमने रशियन रिवोल्यूशन में देखा। एनीवेज, तो मिडिल क्लास लोग यहाँ पे आते हैं जर्मनी, ठीक है, और कहते हैं कि हमें बनाना है जर्मन नेशनल असेंबली, फ्रांस इंस्पायर होके। 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जाते हैं, और वहां पे आपका अपना पार्लियामेंट क्रिएट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, और राजा को कहते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की के टर्म्स एंड कंडीशंस मान लो। राजा कौन? फ्रेडरिक विल्हेम द फोर्थ, किंग ऑफ प्रशिया। वो कहते हैं नहीं चाहिए, रिजेक्ट कर दिया प्रपोजल। और बाकी और जितने राजा जो इसके अगेंस्ट थे, क्योंकि हर जगह ये एक वेव चली हुई थी, ठीक है, एक आप कह सकते हो बिल्कुल एक वेव चली हुई थी जहां पे लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं अपने राइट्स के लिए, अपने हक के लिए, पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, मोनार्की के लिए। तो अब वो कहते हैं कि आपको नहीं चाहिए, तुम निकलो इसको लेके, अपने आइडिया को लेके कट लो यहाँ से, नहीं तो तुम्हें पिटाई पड़ेगी। ठीक है, पिटाई नहीं पड़ेगी, बट हाँ, तो वो कहते हैं आई डोंट वांट टू एक्सेप्ट योर प्रपोजल। देयर वर अ सेट ऑफ किंग्स, वो उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि हाँ चलो ठीक है, तुम्हें नहीं चाहिए, मुझे भी नहीं चाहिए, इनको निकालो यहाँ से।
लेट्स गेट रिड ऑफ देम। हमको नहीं चाहिए पार्लियामेंट, इनको बोलो कि भग ले यहाँ से। तो पार्लियामेंट क्या हुआ, नेचुरली मोनार्क ने इनको सपोर्ट नहीं किया। मोनार्क ने तो सपोर्ट नहीं किया, पार्लियामेंट ने एक गलती ये भी करी थी, कॉमन जो आर्टिजन्स थे, पेजेंट्स थे, इनको इन लोगों ने ज्यादा, क्योंकि मिडिल क्लास थी ना, इनको ज्यादा तवज्जो, ज्यादा वैल्यू नहीं दी। ये मैक्सिमम लोग थे, इन्होंने सपोर्ट करना छोड़ दिया, एज अ रिजल्ट ऑफ विच पार्लियामेंट ने अल्टीमेटली पूरा सपोर्ट जो है लूज कर दिया। इन द एंड ट्रुप्स को बुलाया गया और इन लोगों को भगा दिया गया कि बेटा तुम कट लो यहाँ से। रही विमेन की बात, तो बच्चे वो अपना पॉलिटिकल एसोसिएशन फॉर्म कर रहे थे, न्यूज़पेपर, पॉलिटिकल मीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशंस, लेकिन ऑफ कोर्स हमें पता है उनको सफरेज नहीं मिला था। हमने ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी देखा हुआ है, उनको सफरेज जो है वो नहीं मिला। फाइनली कब, 1848 में जाके फ्रांस में, हमको पता है, सॉरी नॉट 1848, जो स्लेवरी हटा था, 1946 में जाकर उनको थोड़ा हक मिलता है। तो अब भैया बात ऐसी है कि मैं जरा हट जाऊं स्क्रीन से, सॉरी, और आप देख लो, एक सिंपल मैसेज दे रही हूँ। ये 5000 रुपीज में अभी आ रहा है, जब आप मेरा कोड ये यहाँ पे ये हटा करके जब आप एंक प्रो अप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगा 4500 में। बेनिफिट समझनी है, हमारी पूरी फुल ईयर प्रेप होगा, फुल ईयर प्रेप। ये जरूरी है, सुनो, क्योंकि ये जो 4500 है ये डबल अप होने वाला है ऑलमोस्ट, ठीक है। और कब होने वाला है, 31 मई को। ज्यादा जो है दिल्ली दूर नहीं है, एक ही हफ्ता बचा है हमारे पास टू फिगर आउट करना है नहीं करना है। बच्चों देखो यार, तुम्हारी 10th के बोर्ड्स हैं, ठीक है। 10th के बोर्ड्स अगले साल होंगे नहीं होंगे वो पता नहीं है, पता है कि नहीं होंगे, इस साल तो है ना, ये वाले साल तो है। इस साल की कहानी तो हमको पता है, पढ़ाई तो हमको करनी है। हम आपको अगर नहीं लेना है कोई सब्सक्रिप्शन तो आपको कोई लोड नहीं है, यू कैन स्टॉप लिसनिंग फॉर 2-3 मिनट्स, उसके बाद होमवर्क क्वेश्चन सुन के जाना। पर अगर करनी है तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे आपको मिलती है लाइव क्लास में डाउट सॉल्विंग। वहाँ पे टीचर्स होते हैं जो बैठ करके आपके डाउट्स को सेशन के बीच में सॉल्व कर रहे होते हैं। आप पढ़ रहे हो, बोलोगे कि अरे ये पार्लियामेंट जो है ये जर्मनी में कब फॉर्म हुआ था, तो वो उधर से बताएंगे 1848 में रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था। क्लास के बीच में आपको मिलेंगी लीडर बोर्ड, आपको मिलेंगी क्विजेस, क्लास के बाद आपको मिलेंगे असाइनमेंट्स, और क्लास के नोट्स आपको पूरे हैंड रिटन नोट्स के साथ शेयर होंगे। आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेंगी, सॉफ्ट कॉपी मिलेगी, प्रॉपर तत्व जो हमारी बुक्स होती हैं उसका पूरा सॉफ्ट कॉपी आपको दे दिया जाएगा। और ये सब कुछ कितने में, 4500 रुपीज पर ईयर, ओनली टिल 31st, सिर्फ और सिर्फ 31st तक है ये, उसके बाद नहीं है। आपको क्लासिक भी चाहिए जहाँ पे हार्ड कॉपी भी मिल रही है, क्लास के बाद पूरे दिन जितनी बार सुबह 8 से रात के 11 बजे तक डाउट सॉल्व करना है वो फैसिलिटी चाहिए, ये भी अभी जो है आपकी अवेलेबल हो पा रही है। आप देखो ये 2000 ऑलमोस्ट है, तो ये आपको एक्चुअली 1799 के लगभग आ जाएगी, ठीक है। और ये वाली सब्सक्रिप्शन भी बच्चों ये 36,000 के लगभग आ जाएगी अभी, जब आप अप्लाई करोगे कोड कौन सा, एंक प्रो। ये सारी सब्सक्रिप्शंस की प्राइसेस जो है वो हाइक हो जाएंगी आफ्टर 31st में। मैं सिंपल सी बात ये कहना चाहती हूँ, बोर्ड्स का प्रेशर हमारे ऊपर इस साल तो है ही है, हमें फुल ईयर प्रेप भी करना है, हमें प्री बोर्ड्स भी चाहिए। इस बार तो भैया पिछली बार की तरह टर्म 1 टर्म 2 नहीं है, इनफैक्ट टर्म 1 टर्म 2 जो रेगुलर होता था वो भी हटा दिया गया है। हमें फुल बुक पढ़ना है, और फुल बुक ऐसे वैसे नहीं, फुल बुक फुल सिलेबस के साथ पढ़ना है। जो चैप्टर्स कई बार नहीं आया करते थे वो भी आ रहे हैं इस बार। तो ये प्लीज ध्यान रखिए कि इफ यू हैव टू डू दिस, डू इट नाउ। लेट मी क्विकली शो यू व्हाट यू रियली नीड टू डू। आपने कुछ भी नहीं करना है बच्चों, आपने जाना है यूट्यूब पे, ठीक है। YouTube पे जाओ और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वेदांतु 9th and 10th, ठीक है जी। वेदांतु 9th and 10th के चैनल पे जाकर अंकना मैम का कोई सा भी सेशन जो हो चुका है, मुझे एक भी सेशंस क्यों नहीं दिख रहे हैं भाई,
लेट्स सी, वीडियोस पे चले जाते हैं एंड हियर वी गो। एक, हाँ चलो ये सेशन है फॉर एग्जांपल, आई एम गोना पॉज दिस। अब ये सेशन में आपने सिर्फ शो मोर पे जाना है, या फिर ये देखो लिंक है, आपको यहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल, ओ सॉरी एक्चुअली दिस इज अ रिवीजन सेशन ना, तो इस जगह पे हमने अपडेट नहीं किया। 10th का नेशनलिज्म इन यूरोप, चलो ये रहा पुराना सेशन है ना। अब ये देखो, इस पे स्क्रॉल डाउन जब करेंगे तो आपको यहाँ पे ही मिल जाएगा, ये देखिए AI लाइव के सेशंस का लिंक, ठीक है। तो आपके ये सारे टीचर्स आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं, 1 ईयर का कोर्स है। देखो मैंने बोला ना 16,200 रुपीज़ में मिल रहा है, ये सिर्फ 36,000 रुपीज़ में मिल रहा है पूरे 1 साल के लिए, ठीक है। अगर आपने पढ़ना है, आपके ये फेवरेट सारे टीचर्स यहाँ पे हैं, ठीक है। ये 4500 के लिए, ये चेंज होने वाला है, ये सिर्फ 31 मई तक है, उसके बाद ये बदल जाएगा, ठीक है। इट्स गोना चेंज, तो सोच लो आप, आपकी मर्जी है। होमवर्क क्वेश्चन मैं दिखा देती हूँ। What were the beliefs of conservatives? Preservation of established church, preservation of social hierarchies, preservation of property and family, or all of the above. Question number 2. Who described Giuseppe Mazzini as the most dangerous enemy of our social order? Duke Metternich, George Metternich, Victor Emmanuel और Giuseppe Garibaldi. तो ये दोनों सवालों के जवाब आपने देने हैं कमेंट सेक्शन में। आपको फिर से बता रही हूँ बच्चों, 31 मई के पहले कर लो जो भी करना है, फिर ये मौका नहीं मिलेगा। कितना भी डिस्काउंट आ जाए, 4500 रुपीज़ पे, 16,200 रुपीज़ पे ये आपको चीज़ें फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी। तो लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड प्रो कोड, आपको पता है एक्स्ट्रा डिस्काउंट इससे आता है 10% का। प्लीज गो अहेड, अवेल इट, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच। इट वाज अ वंडरफुल सेशन फॉर मी, आई होप यू एंजॉयड इट टू। डू आंसर द क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन, जो भी आपके डाउट्स है वो भी पूछ लेना, ठीक है। और मत भूलना बताना कि सेशन कैसा लगा। I'll see you guys very soon. Till the next time, hasta la vista, bye bye, bonjour, ciao. And bonjour nahi, only ciao, adios, take care, have a great day, stay home, stay safe, bye bye guys.